नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना शुरू होती है राजस्थान, और राजस्थान में ही एक प्रतापगढ़ नाम का गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों रामस्वरूप नाम का एक शख्स था, जिसके काम के बारे में बता देता हूँ। वो बकरियाँ चराया करता था। कुछ बकरियाँ थी तो उनको बेचना, खरीदना, चराना, ये उसका काम था। इससे वो अपना घर चलाया करता था। अब रामस्वरूप के बारे में बताऊं तो दोस्तों, ये थोड़ा सा शराबी था और नशा भी करता था। डेली शाम को इसको शराब पीना रहता था और कुछ उल्टे सीधे नशे भी करता था। साथ ही साथ महिलाओं का भी शौकीन था। अब जिस कारण इसके घर में काफ़ी दिक्कत होती थी। अब रामस्वरूप के घर के बारे में बताऊं तो दोस्तों, इसकी बहू थी जो कि विधवा थी। मतलब इसका बेटा काफ़ी साल पहले हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो गया था। अब इसकी बहू तो थी साथ में इसकी जो है एक पोती भी होती है, जिसका नाम होता है दिव्या, जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रही थी और काफ़ी होनहार जो है छात्रा थी। अब रामस्वरूप की जो बहू होती है, जिसका नाम होता है राधा देवी, तो राधा देवी भी कुछ सिलाई वगैरह का काम करती थी, जिससे वो अपना घर चलाती थी। क्योंकि ये रामस्वरूप जो इसका ससुर होता है ना, ये ज़्यादा पैसे नहीं दिया करता था। क्योंकि जो भी पैसे कमाता था ये नशे में उड़ा देता था, और जो महिला होती हैं इस प्रकार से जो काम करती है उन पर उड़ाया करता था। इस कारण जो है ये राधा देवी खुद भी कुछ काम करती थी, जिसमें कि कुछ घर का खर्च चल जाए। अब जैसे तैसे इनका घर चलता है। अब इधर पर एक बार की बात है दोस्तों, ये जो दिव्या थी, या बोले तो राधा देवी की बेटी, ये बोलती माँ मुझको पैसे की ज़रूरत है, मतलब फ़ीस चाहिए, क्योंकि फ़ीस भरी नहीं है और फ़ीस की डेट भी निकल गई है। तो इधर राधा देवी अपने ससुर से बोलती है रामस्वरूप से, कैसी सी बात है, फ़ीस की ज़रूरत, मतलब फ़ीस जो है जमा करनी है तो पैसे की ज़रूरत है। तो रामस्वरूप बोलता है थोड़ा सा रुक जाओ, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ, इस प्रकार से बोलता है। दिव्या भी बोलती है दादाजी जल्दी करना, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ और सबने फ़ीस जमा कर दी है। अब रामस्वरूप जो है दोस्तों, ऐसे 2-3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन फ़ीस का कहीं से इंतज़ाम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते। अब वो दोस्तों सोचता है कि फ़ीस का इंतज़ाम करना है, क्यों ना मैं एक बकरा होता है उसको बेच दूँ तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो इधर सोचता है मैं किसको ये बकरा बेच दूँ। उसका जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, बकरियाँ होती हैं, भेड़ बकरी ये सब होती हैं। तो इधर होता क्या है दोस्तों, उधर का एक जमींदार होता है। जमींदार होता है जिसका नाम होता है विशंबर दास। वो सोचता है विशंबर दास काफ़ी इस टाइप से बकरे खरीदा करता था, तो सोचता है कि उससे बात करता हूँ जाके। अब उस जमींदार के पास जाता है, विशंबर दास से बोलता है कैसी बात है साहब, मुझको अपना एक बकरा बेचना है, क्योंकि मुझको फ़ीस, पोती की जो फ़ीस जमा करना है। तो विशंबर दास बोलता है कि देखो यार, अभी तो मुझे बकरे की ज़रूरत ही नहीं है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तुमसे खरीद लूँगा। क्योंकि विशंबर दास दोस्तों, उधर का जो जमींदार होता है वो कुछ पूजा वगैरह करता है, जिसमें कि ये बकरे वगैरह चढ़ाए जाते हैं, ऐसा कुछ उधर का चलन होता है। तो बोलता है कि अभी मुझको तो ज़रूरत नहीं है, अभी मैं नहीं खरीद पाऊँगा। अब रामस्वरूप बोलता है कि साहब कुछ भी करो, मुझको पैसे उधार दे दो। अब विशंबर दास बोलता है कि यार तुझको पैसे तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि तू शराबी, मुझको पता है, अगर तुझको एक बार पैसे दे दिए तो तू वापस नहीं करने वाला, तो मैं ऐसे तुझको उधार भी नहीं दे सकता। अब विशंबर दास से रामस्वरूप काफ़ी हाथ पैर जोड़ता है। तो विशंबर दास बोलता है कि मैं एक शर्त है, मैं उसमें जो है तुझको पैसा दे सकता हूँ, और तुझको जो है 5,000 रुपये दूंगा, और वो वापस भी नहीं लूँगा। तो रामस्वरूप बोलता है कि साहब मुझको आप पैसे भी दे दोगे, वापस भी नहीं लोगे, और ना ही मेरा बकरा खरीद रहे हो। तो विशंबर दास बोलता है कि देखिए, पूरे के पूरे पैसे तेरे हो सकते हैं, बस मुझको तेरी जो बहू है उसके साथ समय बिताना है। क्योंकि दोस्तों विशंबर दास भी जो होता है ना, ये भी नाणे का ढीला आदमी होता है। जब ऐसा रामस्वरूप से बोलता है तो रामस्वरूप पहले तो मना करता है, मतलब नहीं साहब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो विशंबर दास बोलता है नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, तू जा सकता है। लेकिन रामस्वरूप दोस्तों कहीं ना कहीं पैसे का लालची होता है। वो सोचता है कि 5,000 रुपये तो बहुत होते हैं, इसमें तो फीस भी जमा हो जाएगी दिव्या की, और काफ़ी पैसा बच भी जाएगा। तो रामस्वरूप बोलता है कि ठीक है साहब, आप एक काम करो, 6,000 रुपये दे दो। तो विशंबर दास बोलता है ठीक है, मैं 6,000 रुपये तुझको देता हूँ, लेकिन मुझको तेरी बहू के साथ समय बिताना है, उसके बाद मैं तुझे पक्का पैसे दे दूँगा। तो रामस्वरूप बोलता है कि साहब कुछ पैसे दे देते तो मैं कुछ, मतलब शराब वगैरह पी लेता। तो इधर विशंबर दास बोलते तू चिंता मत कर, मेरे पास शराब पड़ी है, मैं तुझको अभी पिलाता हूँ, और जितनी चाहे उतनी शराब पी, लेकिन मुझको अभी समय बिताना है। तो रामस्वरूप भी सोचता है कि अभी दिव्या स्कूल गई होगी, इसी समय में विशंबर दास का काम करवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ देर ये दोस्तों शराब पीता है। विशंबर दास जो जमींदार वहाँ का होता है, फ्री में शराब पिलाता है। अब इधर पर शराब जब ये पिलाता है, काफ़ी नशे में आ जाता है, तो विशंबर दास को रामस्वरूप ले जाता है अपने घर ले जाता है। इसकी बहू जो है दरवाज़ा खोलती है। इसकी बहू जब दरवाज़ा खोलती है तो वो पहचान जाती है कि तो जमींदार है विशंबर दास। तो इसकी बहू दरवाज़ा खोलती है, ये लोग बैठते हैं,
और बहू इसकी चाय में बनाती है। चाय बनाने के बाद रामस्वरूप अंदर जाता है कमरे में। वो बोलता है बहू ऐसा है कि दिव्या की फ़ीस का इंतज़ाम हो गया है, ये बिशंबर दास ने पैसे दे दिए हैं। तो इधर जो इसकी बहू होती है राधा देवी, वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन राधा देवी बोलती है कि उसके बदले लेकिन तुम उधार कैसे दे दिए इसने आपको। तो इधर रामस्वरूप बोलता है कि देखो बहू, मैं सीधा सीधा तुमको बताना चाहता हूँ, बिशंबर दास तुम्हारे साथ जो है समय बिताना चाहता है, इसके बदले इसने पैसे दिए हैं और इसमें कोई मतलब ऐतराज़ भी तुमको नहीं होना चाहिए। तो इधर उसकी बहू बोलती है कि तुम मेरे ससुर हो, मैं तुम्हारे मरे हुए बेटे की जो है बीवी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मेरा सौदा कराए। लेकिन रामस्वरूप बोलता है देखो अब मेरा बेटा तो मर गया है, लेकिन हमको घर भी चलाना है। तो इधर इसकी बहू काफ़ी राधा देवी बोलती है कि घर ऐसे थोड़ी ना चलाएंगे, आपको जो है पूरी शराब में पैसे उड़ा देते हो और इधर इधर तुम मेरा सौदा कर बैठे हो। इस प्रकार से वाद विवाद होता है, लेकिन रामस्वरूप नहीं मानता है। रामस्वरूप बोलता है कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, ज़्यादा मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से इनमें कहासुनी होती है और रामस्वरूप उसको 3-4 थप्पड़े मार देता बहू को और एक चाकू निकाल लेता है। बोलता है कि अगर तूने ज़्यादा इधर बोला तो मैं तेरा गला काट दूंगा। इस प्रकार से डरा धमकाकर बिशंबर दास जो है उसकी बहू राधा देवी के साथ समय बिताता है। समय बिताने के बाद उसको पैसे भी दे देता है जो इन दोनों के बीच बात हुई थी, और उसके बाद बिशंबर दास उधर से जमींदार चला जाता है। अब दोस्तों ये कहानी घटने तेरी ख़त्म नहीं होती। बिशंबर दास तो घर चला गया, जो जमींदार था पैसे भी दे दिए, सब कुछ उसने दे दिया, काम कर लिया, उधर चला गया। लेकिन अब इधर रामस्वरूप सोचता है कि बिशंबर दास जमींदार ने तो समय बिता ही लिया है, तो मैं भी समय बिता लेता हूँ। तो वो भी अपनी बहू के साथ समय बिताता है। उसकी बहू बोलती है कि आप मेरे बाप समान हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, बिशंबर दास से तुमने करवाया वो ठीक है, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों रामस्वरूप बोलता है कि देखो जब बिशंबर दास कर सकता है तो मैं तो घर का ही आदमी हूँ, घर की बात घर में ही रह जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों वो सारे रिश्ते नाते को भूल जाता है और वो भी अपनी बहू के साथ ये काम कर लेता है। और उस समय रामस्वरूप काफ़ी नशे में था, वो चरस गांजा पी के रखा था, शराब अलग पी के रखी थी, और उसके साथ बहू के साथ ऐसा कर देता है। अब ऐसा दोस्तों कर तो लेता है और उसके बाद कुछ देर के बाद इसकी बेटी स्कूल से आ जाती है। बेटी स्कूल से आती है तो काफ़ी गुमसुम उसकी माँ होती है। इसकी बेटी दिव्या बोलती है कि माँ क्या बात है, तुम उदास लग रही हो। लेकिन बेचारी ये इसकी माँ कुछ नहीं बताती है। वो सोचती है कि इतनी सी बच्ची को भी 12वीं क्लास में, इसको मैं क्या बताऊँगी, इसके दिमाग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो कुछ नहीं बताती और यहीं वो गलती कर देती है। अब दोस्तों इस प्रकार से चलते जाता है। अब इधर पर बिशंबर दास दोस्तों 3-4 बार और आ चुका था उसकी बहू के साथ इस प्रकार से कारनामा करके, और उसके बदले पैसे दिया करता था। अब एक बार की बात है, रामस्वरूप कुछ महीने बीतते हैं दोस्तों, 4-5 महीने। रामस्वरूप को फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फिर से बिशंबर दास के पास जाता है। तो बिशंबर दास बोलता है देख यार अब मुझको तेरी बहू में इंटरेस्ट नहीं है, अब जो मैंने करना था कर लिया, अब मैं बार बार उसके बदले पैसे नहीं दे सकता। तो रामस्वरूप बोलता है कि अरे साहब ऐसा मत करो। तो बिशंबर दास बोलता है देखो एक और तरीका है, मैं तुमको अच्छे खासे पैसे दे सकता हूँ। तो रामस्वरूप बोलता है क्या करना पड़ेगा इसके लिए। इधर वो बोलता है कि देखो जो तुम्हारी पोती है दिव्या, अगर तुम उसके साथ मेरा काम बनवा देते हो तो मैं तुमको 25,000 रुपये दूंगा। अब जब 25,000 का नाम सुनता है रामस्वरूप तो वो तो सोचता है कि इतने तो मैंने इकट्ठे आज तक पैसे नहीं देखे। अब इधर पर रामस्वरूप पहले तो मना करता है, बोलता है कि लेकिन ये अच्छा नहीं है, मेरी पोती अभी 12वीं में ही पढ़ रही है, नाबालिग, इस प्रकार से करेंगे तो सही नहीं लगेगा। तो बिशंबर दास बोलता है कि देखो मैं इसलिए तो तुमको पैसे भी दे रहा हूँ, 25,000 रुपये भी दे रहा हूँ। अब इस बात पे दोस्तों रामस्वरूप सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब उसको फिर इधर ही बिशंबर दास बोलता है कि तू एक काम कर, बैठ, मैं जब तक तुझको शराब वगैरह और पिलाता हूँ, तो पी और फिर सोच। अब इस प्रकार से उसको शराब पिलाता है और रामस्वरूप से बिशंबर दास पूछता है अब बता तुझे क्या करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तू जा सकता है। तो रामस्वरूप बोलते कोई बात नहीं साहब, मैं अपनी पोती दिव्या को भी ले आऊँगा, आप चिंता मत करो, अब थोड़ा सा मुझको समय दो। अब रामस्वरूप सोचता है कि कैसे दिव्या के साथ समय बिताया जाए, क्यों घर पर तो राधा देवी उसकी माँ होती है, मेरी बहू होती है, ये सब होने नहीं देगी, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और जो भी काम कर रही है वो आज की डेट में अपनी बेटी के लिए कर रही है। अब इधर पर वो दोस्तों तरकीब लगाता है। एक बार की बात है, ये रामस्वरूप अपनी बेटी के स्कूल चले जाता है और उधर जाके बोलता है कि ऐसी बात है इसकी माँ की तबीयत ख़राब है, तो जल्दी छुट्टी जो है दिव्या की कर दो। तो इस प्रकार से दिव्या की जल्दी छुट्टी कर दी जाती है। अब दिव्या पूछती है अपने दादा से, रामस्वरूप से, अरे दादाजी क्या हुआ माँ को। तो रामस्वरूप बोलता है कि देखो ऐसा है दिव्या बेटा, माँ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी कुछ बकरियाँ गुम गई हैं। अब तेरी माँ को भी पता लगेगा, तेरी माँ को गुस्सा आएगी कि मैं मतलब बकरियाँ भी नहीं संभाल सकता, भेड़ बकरियाँ, तो तू थोड़ी सी मेरी मदद करवा दे, इसलिए मैं तुझको
जल्दी से छुट्टी करवा कर लाया हूँ। अब इधर दिव्या दादाजी से बोलती है, अरे दादाजी आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल आपकी मदद करवाऊंगी और जो भी हमारी भेड़ बकरियां बकरे जो भी गुमे हैं मैं उनको ढूंढने में पूरी मदद करवाऊंगी। इस प्रकार से वो बोलती है और ढूंढने के बहाने ये दोनों जंगल में चल पड़ते हैं। जंगल में जाते हैं तो दिव्या बोलती है कि भेड़ बकरियां तो पूरे दादाजी इधर पर लग रहे हैं, ऐसा तो मुझको नहीं लग रहा कि इधर पर हमारी भेड़ बकरियां गुमी हैं। अब दोस्तों इतना वो बोलती है उतने में विशंबर दास आ जाता है। विशंबर दास पहले से उसका जो है दिव्या का इंतज़ार कर रहा था। अब रामस्वरूप बोलता है, बेटा देख कैसा है, तुझको ये जो जमींदार तो दिख रहा है ना, तो दिव्या भी पहचानती थी, वहाँ का वो जमींदार था विशंबर दास, काफ़ी पैसे वाला आदमी था, बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी उसके पास, वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी था, तो सब लोग उसको जानते थे। तो रामस्वरूप बोलता है, दिव्या ऐसा है कि इसके साथ तुझे थोड़ा सा समय बिताना है, जैसे ही बोलेंगे वैसे करते जाना, और इसके बदले अच्छे खास हमको पैसे देंगे जिससे कि हमारी ज़िंदगी सफर जाएगी, हम अपना घर भी बनवा लेंगे और तेरी जो है और इसके ऊपर की पढ़ाई भी हम करवा सकते हैं। तो दिव्या बोलती है कि दादाजी मुझको क्या करना पड़ेगा, लेकिन इधर दिव्या को कुछ नहीं पता होता है। अब इधर वो बोलता है, कुछ नहीं, इनके जो है थोड़ा सा पीछे झाड़ियों के पीछे चले जा, ये सब समझा देंगे। लेकिन दिव्या इधर समझ जाती है कि उसमें कुछ गड़बड़ है और उसका दादा ने काफ़ी ज़्यादा नशा भी करके रखा है। दिव्या बोलती है कि दादाजी मैं घर जा रही हूँ, मैं माँ के साथ आऊँगी तभी ये सारे जो आप बोल रहे हो वो काम करूँगी, पहले मैं माँ को बताऊँगी कौन सा काम है क्या नहीं, आप माँ को बताना। इस प्रकार उधर से जाने लगती है, लेकिन ये रामस्वरूप उधर हाथ पकड़ लेता है। अब जब हाथ पकड़ता है तो दिव्या छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन ये उसी की चुन्नी से उसका हाथ बांधता है और उधर जब चिल्लाती है तो आसपास कोई भी नहीं रहता है दोस्तों। और रामस्वरूप उधर एक चाकू फिर से निकालता है, बोलता है देख चिल्लाने की कोशिश मत करना, अगर तूने इधर चिल्लाया तो इधर तेरी गर्दन काट दूंगा। उसको भी डरा धमका कर झाड़ियों के पीछे ये विशंबर दास ले जाता है जमींदार, और जमींदार उसके साथ इस प्रकार से काम करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है, वो दिव्या के साथ ऐसा काम करता है। अब रामस्वरूप को जैसे कि वादा होता है, ये 25,000 रुपये विशंबर दास देता है उसको और बोलता है देखो अब कभी भी आगे मुझको फिर से तुम्हारी इस पोती के साथ दिव्या के साथ समय बिताना होगा तो उसके अलग से पैसे मैं दूंगा, चिंता मत करो। तो अच्छा खासा पैसा पाके रामस्वरूप तो खुश हो जाता है। अब इधर पर दिव्या घर चली जाती है, रामस्वरूप घर नहीं जाता है, वो भेड़ बकरियाँ बोलता है मैं चरा के आऊँगा, तू जा, मतलब उसको भगा देता है। इधर से बेचारी दिव्या रोते हुए जाती है घर। अब जब रोते हुए घर जाती है तो उसकी माँ पूछती है कि अरे दिव्या तू आज लेट भी हो गई है, इतनी देर बाद आई स्कूल से, और तेरी हालत कैसी लग रही, हुआ क्या। अब इधर पर रामस्वरूप ने दोस्तों उसको मना करा था, तू कुछ बताना मत, नहीं तो तू सोच लेना तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। तो इधर दिव्या सही में कुछ नहीं बताती है, लेकिन दोस्तों उसकी कुछ कपड़े की हालत देखती है, कपड़े की हालत देखती, कुछ दाग वगैरह उसमें लगे रहते हैं। तो उसकी माँ दिव्या कुछ मतलब उसकी जो माँ होती है दिव्या की माँ राधा देवी कुछ समझ जाती है और बोलती है कि तुझे मेरी कसम, तू सच सच बता, मैं तुझको बचपन से जानती हूँ, कुछ ना कुछ बात है। जब ऐसा बोलती है वो, तो इधर दिव्या सारी बातें बता देती है कि हमारे जो दादाजी हैं वो दादाजी नहीं, वो राक्षस हैं, ऐसा ऐसा पूरा काम उनने करवाया है विशंबर दास इधर के जमींदार से मेरे साथ। अब जब सारी बातें बताती है दिव्या तो राधा देवी भी बोलती है कि उस राक्षस ने मेरे साथ भी ऐसा किया था और मेरी गलती हो गई, उसी समय मुझे उसको सज़ा देना था या दिलवाना था, और वो मेरी गलती हो गई जो कि आज उसने तेरे साथ भी ऐसा काम किया। तो इधर राधा देवी माँ होती जो दिव्या की, बोलती है कि तेरे साथ उसने बहुत गलत किया, मेरे साथ जो किया तो किया, चलो मेरी तो अब उम्र बीत रही है और मैं तेरे लिए जी रही हूँ, लेकिन उसने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो अब मैं उस दादा की रामस्वरूप की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी, तो चिंता मत कर। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, कुछ देर के बाद ये रात में करीब रात बोले तो करीब 7:30 शाम के हो गए थे, ये बकरियाँ चरा के घर आता है। घर आके अभी ये दोनों माँ बेटी उसको कुछ नहीं बताती हैं। माँ बेटी से ही बोलता है खाना लाओ मेरे लिए। अब इधर ये खाना लाती, खाना देती हैं, तो इधर रामस्वरूप सबसे पहले तो सोचता है लगता है दिव्या ने कुछ नहीं बताया, नहीं तो ये जो है मेरी बहू इधर हंगामा कर देती है। खाना खा के दोस्तों पलंग पे लेट जाता है। जैसे ही पलंग पर लेटता है तो ये इसकी बहू आती है और उसकी गर्दन पर डायरेक्ट चाकू से वार करती है। इसको संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। उतने में ये जो दिव्या होती है ये भी उसके पैर पर बैठ जाती है, पैर पकड़ लेती है, जिसमें कि वो इधर उधर हिल ना पाए, और ऐसे 3-4 बार वार करती दोस्तों, उसे अंग अंग काट देती है, जिससे कि उसकी तुरंत थोड़ी देर बाद मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो ये माँ बेटी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने में जो दरोगा होता है उसको सारी बातें बताते हैं। दरोगा इनके घर आता है और देखता है कि रामस्वरूप मर चुका है। उसको पीएम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ कि वो मतलब पहले ही वो मर चुका था।
लेकिन पुलिस वाले भी बोलते हैं कि तुमने जो भी काम किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बदले तुमको सज़ा मिलेगी दोनों को, ख़ास तौर से राधा देवी को। तो इधर राधा देवी बोलती है कि मुझको कोई फ़िक्र नहीं है, मुझको जो करना था कर दिया और मुझको इस दुनिया से उसको हटाना था। पुलिस बोलती है कि तुमको हमारे पास आना था, लेकिन राधा देवी बोलती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आती, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आती तो तुम उसको पकड़ते जेल में डाल देते, लेकिन उसकी सज़ा मौत होना चाहिए थी। वो सारी बातें पुलिस को वो बताती है और इधर पुलिस कार्रवाई करती है बिशंबर दास के खिलाफ भी, क्योंकि इस प्रकार से उसने पैसे देकर जो काम किया ज़बरदस्ती, वो कानून के खिलाफ है। हालांकि बिशंबर दास ने काफ़ी कोशिश करी, बिशंबर दास के ऊपर तक मतलब पहुंच थी, लेकिन मामला इतना आगे बढ़ गया था कि जमींदार जो बिशंबर दास होता है इसकी पहचान कुछ काम नहीं आई। फिलहाल वो जेल में है, बिशंबर दास भी जेल में है, राधा देवी भी जेल में है, और उसकी जो बेटी थी, राधा देवी की बेटी दिव्या, उसके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि राधा देवी ने बोला है कि हत्या मैंने की है। तो अभी दिव्या बाहर है और दिव्या जो है अभी जो राधा देवी की माँ है या नानी है, नानी के घर पर रह रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा मामला था। तो आप ही बताइए कि राधा देवी ने सही किया कि नहीं, राम स्वरूप उसके ससुर को मार के, क्योंकि उसने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया था, या तो उसको पुलिस थाने जाना था कंप्लेन लिखवाने, गिरफ्तार करवाना था। तो आप ही कमेंट द्वारा मुझे बताइए। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। कभी भी क्राइम हो सकता है और गलत काम का गलत नतीजा पक्का होगा। क्राइम का कोई भरोसा नहीं, कौन क्या कर दे, दोस्त, रिश्तेदार, गैर इंसान, कोई भी कहीं पर भी क्राइम हो सकता है। तो इसके लिए हमको सतर्क रहना जरूरी है। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।